प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और कक्षा 10वीं के छात्र हैं आप। आपके लिए मैं एक पोस्ट डाला था कि बच्चा जी क्या आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मैं एमसीक्यू कराऊं, क्या आपके लिए इसके लिए आप रेडी हैं? बच्चों का वोटिंग था कि यस सर, क्योंकि चैप्टर तो बहुत डिटेल में फिनिश की गई है। सर चैप्टर में क्या क्या पढ़े थे? चैप्टर में पढ़े थे केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, फिर टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, फिर हमने डेंसिटी, कोरिजन, रिडॉक्स, सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसमें लास्ट में हमने कुछ कंबशन के भी बारे में पढ़ा था, जो एनसीईआरटी में नहीं दिए, लेकिन पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर मैंने क्लास 9th के जितने बेसिक थे उसको भी क्लियर किया था। उसके आधार पर मैंने आपको क्वेश्चन भी कराए थे। तो चैप्टर 1 जो आपका है, आज इसके हम लोग करेंगे बच्चे जी एमसीक्यू प्रैक्टिस। और देखिए बच्चे जी आपकी तैयारी कैसे है, ठीक है? अपने तैयारी को देखिएगा। चलिए बात किया जाता है कि पहले हम बात करते हैं कि एटोमिसिटी ऑफ ओजोन क्या होती है। ओजोन का मतलब, ओजोन का एटोमिसिटी क्या है, परमाणुकता क्या है? तो ओजोन सर बच्चे जी आप जानते हैं कि O3 के फॉर्म में होता है। किस में होता है? O3 के फॉर्म में होता है। तो जब इसमें, तो इसकी ये क्या हो गया, 3 इसकी एटोमिसिटी हो गई। तो ऑप्शन क्या होगा? डी सही हो जाएगा इसका। जो क्वेश्चन आपको पहले से मैं करा दिया हूँ, आपके नोट्स में होगा, उसको आप नहीं करेंगे, अब सिर्फ इसका आप रिवीजन कर लीजिए। अभी अपने नोट्स में मत ऐड कीजिएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मैं लाया हूँ जो आपके साथ नोट्स में ना हो, लेकिन पेपर में पूछे गए हैं, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस की परमाणुकता क्या होती है? तो H2 के फॉर्म में होता है, तो इसकी परमाणुकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। चलो अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा, उसके आंसर को हाइड कर लूँगा, ताकि बच्चे 10 सेकंड समय लीजिए। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड समय ले लेके आप आंसर करते चलिएगा। इससे क्या होगा, आपके रिवीजन अच्छे हो जाएंगे। कह रहा है कि भाई एलिमेंट एक्स है, कोई एलिमेंट एक्स है, उसके पास इलेक्ट्रॉन 11 क्या क्या है, वो डोनेट किया है, उस पर नेगेटिव चार्ज में है। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसका क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे? उसके पास इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब होता है कि उसने 11 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है बचाइए, ग्रहण किया है। तो क्या सोचा आपने? चलो तो देखिए उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन का उसने बचे, उसके पास है। अगर सोच लीजिए तो देखिए 2 8 10 1 11, 11 पर क्या आता है आपका? 2 8 10। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का देखो, ये तो था, लेकिन यहाँ 12 हो जा रहा है। ये तो कोई फॉर्म ही नहीं है लिखने का, क्योंकि फार्मूला यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं 2n² वाला, और ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसको भरा जाता है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर 8 8, लेकिन हमारे पास 11 था, तो इतना ही फिल कर सकते हैं। द आउटर द आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट हैव मोर देन, जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है उसमें हम किससे अधिक नहीं डाल सकते हैं। तो उसमें बचे हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं डाल सकते हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सेल इज गिवन बाई, किस फॉर्मूले के आधार पर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? तो 2n²। क्या? 2n², ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का बच्चे जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो 20 होता है। तो 20 को भर के देख लो, 2 8 10 8 18 2 20, ये सही हो जा रहा है। 2 8 10 ये नहीं होगा, नहीं होगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न, कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पर Mg होना चाहिए, Mg होना चाहिए, Mg। मैग्नीशियम, आपसे पूछा गया है कि मैग्नीशियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है उसके एटम में। मैग्नीशियम परमाणु में कितने, मैग्नीशियम परमाणु के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, उसको आप चुनिए, चूज कीजिए। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो 2 8 10 2 2 8 2 2 8 2, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन द थर्ड सेल ऑफ एन एटम, किसी सेल के तीसरे इलेक्ट्रॉन में कितने? तो हिंट्स दिया हो, देखो 2 का 2, तीसरा सेल है तो एन नंबर ऑफ सेल 3, 3 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 9 टू मल्टीप्लाई करो तो 18 आ जाएगा।
तो ऑप्शन ए के साथ आप जाइएगा। तो आप देखिएगा कि आप करेक्शन कितने हो रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद आप पहले पढ़े थे, अब आपका टेस्ट हो रहा है आज। तो बिल्कुल, और ये टेस्ट वाली बहुत अच्छा है, क्योंकि सर इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो आपके सारे पेपर में आए। इस टाइप के भी सवाल बहुत आए हैं। एक भी आप समझिए हम फालतू क्वेश्चन नहीं कराएंगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे अभ्यास जरूर करवाया जाएगा कि आपकी उससे रिलेशन के आधार पर आपसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं या आने की संभावना ज़्यादा है। साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे कि आपके कॉन्सेप्ट कुछ अधूरे तो नहीं थे। कहते इफ, लेकिन मैं एक बात और फिर से बता दूं कि ये वीडियो, ये जो लेक्चर्स है सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मेरा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 देखे हैं। ये लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें सिर्फ हम MCQ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जरूर नए छात्र हैं तो जरूर तीनों के लेक्चर देख लीजिएगा समय निकाल कर, फिर इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और वो तीनों वीडियो बहुत भयंकर है, इतने मस्त पढ़ाए गए हैं आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं आएगा उस चैप्टर को लेकर। बहुत सारी चीज़ें आपको रटने नहीं दी जाएंगी और बहुत कंसेप्ट के साथ सिखा दी गई। कहते इफ एलिमेंट कहता है एटॉमिक नंबर 7, उसका एटॉमिक नंबर 7 है, व्हाट देन विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके अगर देखो उसके एटॉमिक नंबर 7 है तो उसकी परमाणु संख्या क्या, उसके प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। बच्चा जी अपने क्लास 9th में या मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था इस पहले लेक्चर में कि एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर 7 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 7 हो जाएगी। ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता इफ द कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इज 281 देन वैलेंसी आर 5। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर ऐसा है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। तो वैलेंसी क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्या मैं आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना बच्चा जी, हो रहा है सर। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ सल्फर। सल्फर की वैलेंसी क्या होती है। तो देखिए बच्चे जी इसके इलेक्ट्रॉन में क्या है, 2, 8, 10, 6, 16, 16 पर सल्फर आता है, इसको हम गंधक भी हिंदी में बोलते हैं। और देखिए 6 है तो बच्चा जी इसके आउटर ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, अर्थात इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। अब चले क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ द चेंज एक्सपेंशन ऑफ फायरवर्क। अगर आतिशबाजी की जाती है, विस्फोट होता है, तो उसमें ये कौन सा रिएक्शन है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है कि नोट चेंज, बताइए। आपके चैप्टर से रिलेशन वाले क्वेश्चन आ गए इसमें। तो इसके आंसर हो जाएंगे बच्चा जी बी। ये क्वेश्चन को बच्चा जी देखिए थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, आंसर गलत हुआ है इसमें। ये तो केमिकल चेंज है। देखो कैसे हो गया है, मैं अगर आप पुराना नोट्स दिखाऊँ, ये सारे आप पढ़े थे बच्चा जी, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं चाहिए। नए छात्र होंगे उसको भी नहीं लिखना है, क्योंकि सब चीज़ें पढ़ाई गई। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे मैं बताऊँगा आपको। देखो ये केमिकल चेंज था, ABCD ऐसा ऑप्शन लिखा, दीदी ने इसको बी समझ लिया। ये सी ऑप्शन, बी ऑप्शन पे था, वहाँ पे तो बी लिखा था, लेकिन यहाँ पर अगर ये सी ऑप्शन पर है तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ कुछ मिसप्रिंटिंग भी होगा तो आपका दिमाग खोल देगा, बच्चे कुछ गलत ना करे चले जाए। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता है। पत्तों का जलना, अंगूर का किण्वन, ताजे नहीं करता है, पानी का जमना। तो पानी का जमना केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि फिर से पानी हो सकता है। बर्फ़ से अगर हम फिर करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा फिजिकल चेंज है। लकड़ी को तोड़ देना, किसी फल का पकना, पत्तियों का स्वाद, पत्तियों से खाद का निर्माण होना। भाई लकड़ी को तोड़ दोगे तो फिर से ये फिजिकल चेंज में आता है। ये तो क्वेश्चन आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जब आपको हम अम्ल क्षार लवण पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पर इस बात की कराई जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आप इग्नोर कर सकते हैं। इधर आइए, निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा एक कंपाउंड नहीं है। तो देखो ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके, ओजोन। ओजोन क्या है, एक एलिमेंट है, शुगर कंपाउंड है, कपर सल्फेट कंपाउंड है, सल्ट कंपाउंड है। लेकिन ओजोन जो है बच्चा जी इसमें सेम परमाणु होते हैं, तो ये O3 सिर्फ ऑक्सीजन के ही परमाणु होते हैं, कंपाउंड नहीं कहलाए। कंपाउंड किसे कहता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम हो, एलिमेंट हो। ऑक्सीजन के द्विपरमाणु में, तो ऑक्सीजन के द्विपरमाणु और ओजोन क्या है, तो अगर ऑक्सीजन O2 होता है तो ओजोन O3 होता है, तो 3 परमाणु ट्राई एटॉमिक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन बहुत सही है इसके। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ सल्फर
ऑन इस 2 माई नेगेटिव। अगर सल्फर में -2 के साथ है तो इसके में वैलेंस क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस क्या होता है 286, ठीक। लेकिन यहाँ 2 नेगेटिव दिया गया है तो इसका मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ सेल 2 मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो सल्फर 2 में बचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। अब देखिए इसके 2 हो गया ना 18, क्योंकि पहले से कितना था 16, 2 8 6 8 10 16, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इस पर अतिरिक्त है। तो 16 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसको हम कैसे भरेंगे बच्चे जी अब? तो 2 8 10 18, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चे जी? इसके वैलेंस कितना हो जाएगा? इसके वैलेंस हो जाएंगे 8। इसके आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएंगे? डी। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 नेगेटिव लिख दिया था। सिर्फ सल्फर होता तो हम बोलते 2 6 होते हैं, अब 6 मारते अब, लेकिन नहीं, इसने बोला था बच्चा जी -2 हो गया। तो इसमें कितना हो गए? 2 8 10 8 18, इसके ऑप्शन ये हो गए। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 8 हो गए। 4 तत्व है आपके पास WXYZ, इसकी परमाणु जो एटॉमिक नंबर है जो क्रमशः 8, W का 8 हो गया, X का 11 हो गया, Y का 9 हो गया और Z का ये 17 हो गया। प्रोटॉन है तो वह तत्व रिनायन नहीं बना सकता। कौन नेगेटिव नहीं बना सकता है? तो देखो भैया X 11 वाला क्या है बच्चे जी? देखिए 2 8 10 11, ये रिनायन नहीं बना सकता क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में है तो ये त्याग कर देगा। इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो इसके पास 2 ऑप्शन आएंगे, या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो किसी को आसानी से 1 दे दे। तो आसानी से 1 देना इसके लिए आसान है क्योंकि इसके पास अब ऑक्टेट पूरा हो गया, तो ये नेगेटिव नहीं बना सकता, ये पॉजिटिव ही बनाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है? ऑप्शन है हमारे शरीर में भोजन का पचना, शोषण क्रिया, गर्म होने पर मोमबत्ती का पिघलना, गर्म होने पर मोमबत्ती का जलना। तो पिघलना बच्चा जी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चलिए आपको लेड, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको लेड नाइट्रेट का विलयन दिया जाता है पीला अवक्षेप प्राप्त करने के लिए, इसमें से घोल का विलयन मिलाना चाहिए। किसका मिलाएंगे तो पीला अवक्षेप प्राप्त होगा? ये रिएक्शन आपको एक्टिविटी में कराया गया था, चैप्टर डिटेल में पढ़ाया गया है। जरूर से बच्चा जी रिविजन कीजिएगा। आपको लगता है कि मैं सर अब लेक्चर से रिवीजन करूँ, तो जी लेक्चर दोबारा जरूर देख लीजिएगा थोड़ा स्पीड बढ़ाकर, क्योंकि रिवीजन तो बनता है बच्चा जी। चलिए ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। चलो आपको बस कहते दो पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया में नारंगी हरे रंग में परिवर्तन होते हैं, तो ये पदार्थ सर्वाधिक होने की संभावना है। ये संभावना किसकी अधिक है? तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन और CO2 का है। ये क्वेश्चन आपको सब चैप्टर में पढ़ाए गए थे। मैं बताऊंगा कहाँ से नए क्वेश्चन आ गए, या खुद अब पता आपको महसूस हो जाएगा। बुझे हुए चूने और जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है? चलो तो देखो ये इसकी रासायनिक क्या है, तो इसमें तापमान का परिवर्तन हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन कराए गए थे आपके, ठीक है सर। चलो विच द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज, इसमें कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? आप खुद से कर देख लीजिएगा फिजिकल चेंज में क्या होता है। तो वही हम चीज़ें फिर से प्राप्त कर लेते फिजिकल चेंज, और अगर एक बार चेंज हो गया तो फिर रिवर्स ना हो पाए तो उससे बोलते हैं केमिकल चेंज। व्हाट कैन चेंज अकर्स ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ प्लेस्ड ऑन द गैस स्टोव। तो यहाँ पर देखो अगर उसको कौन सा चेंज होगा, अगर किसी गैस पर आप कोई ब्लेड रखते हैं गर्म करते हैं तो कौन सा चेंज आएगा? तो फिजिकल चेंज में काला पड़ जाएगा, वो केमिकल चेंज नहीं। सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की वैलेंसी सबको पता है कि 1 होती है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसकी बैलेंस क्या होता है? मैग्नीशियम की बैलेंस 12 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इतने आसान प्रश्न परीक्षा में आते हैं बच्चे साइंस में। साइंस में आपको दिक्कत नहीं आएगा, सर बोल रहे हैं तो वो नहीं आएगा। इन क्वेश्चन को आप देखते चलिए, सारे क्वेश्चन वो कराए गए हैं। जहाँ से नए प्रश्न आएंगे मैं आपको बता दूंगा। सर ये क्वेश्चन दोबारा क्यों दिखाते हो? मैं एक बार इसलिए लिख दिया हूँ कि जब जब का पेपर होगा, आप चाहे तो सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करना है तो इस लेक्चर को देख लीजिएगा या अपने नोट्स को देख लीजिएगा। देख उसमें क्या था, बीच बीच में था। अगर एक साथ में रहेगा तो खाली आपको MCQ प्रैक्टिस करना है, तो ये लेक्चर आपके लिए क्या है, बहुत बेनिफिशियल हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप करते चलिए। कोई बच्चा जी आंसर पर ध्यान नहीं देगा, समझिए कि आपका ये टेस्ट है और टेस्ट आपके लिए बेस्ट होना चाहिए सर, बस। तो बच्चे जी सिर्फ आप इसको इग्नोर करते हुए अपने आंसर को सबमिट करते जाइए। डाउट है तो अपने नोट्स को जरूर पलटिए, फिर से देखिए, फिर से आंसर कीजिए। सर इसके लिए बुरा नहीं मानते हैं कभी भी। मैं बोलता हूँ बच्चे एग्ज़ाम से पहले जितना बार देखें सीखें, ये आपका ड्यूटी बनता है। चलिए यहाँ पर क्या है, जस्ता को तन्वी अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस निकलेगा? भाई तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जस्ता है सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जस्ता करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा।
ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। कोई तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला, भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार पूछे गए हैं। कैल्शियम हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है? भाई डिस्प्लेसमेंट पूछा है। यहाँ देखो, ये तो डिस्प्लेसमेंट नहीं तो डिकम्पोजिशन है। यहाँ पर चेक कर लो, क्लोरीन से अभिक्रिया किया है तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं है। यहाँ पर देखो, आयरन ने कॉपर को हटाया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है। ये सब क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों खेल होगा। अगर बच्चे जी आपको अच्छे से रिवीजन हुए हैं तो, नहीं रिवीजन हुआ है तो दोबारा से अपने नोट्स पलटिए, फिर इस लेक्चर को पॉज कीजिए, आंसर कीजिए और अपना आंसर मिलाते चलिए कि क्या आपके आंसर कैसे हैं। कितना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगर ये तो कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आता है लिखने के लिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सर सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरे ख्याल से बच्चे जी ज़रूरत नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ा था, आपके नोट्स में से ही लाया हूँ दोबारा छाँट छाँट कर। इसमें थोड़ा आराम से अपचयन उपचयन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में ऑक्सीजन का योग, तो ऑक्सीजन का योग होगा तो ऊ, देखो अच ऊ ओ लिखा था मैं, ट्रिक था एगो। और ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है तो उपचयन, या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है तो उपचयन, हाइड्रोजन का योग हो रहा है या ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो अपचयन। आराम से कीजिएगा, सारे क्वेश्चन कराए गए हैं आपसे लेक्चर में। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग ऑक्सीजन का ह्रास पूछ रहा है तो रिमूवल ऑक्सीजन इसका जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन, तो रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चे जी? अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? अपचयन। और दोनों साथ में हो जाए तो उस समय रिडक्स बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, खाद बनना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया क्या है? अभी तो अपने डिफिनेशन देखा था कि जिसमें इसमें ऑप्शन सब हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास तो होता ही होता है। हाइड्रोजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन का योग हो गया, और ऑल ऑफ दिस दिया है तो ये तो होना ही होना है। इलेक्ट्रॉन का भी इसमें त्याग भी होता है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शोषण बच्चा जी एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, लेकिन यहाँ पर उष्माक्षेपी नहीं है। कहता कि यहाँ दो एलिमेंट हैं आपस में मिलकर ऐसा किए तो ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ये रेडॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडॉक्स। क्योंकि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का ह्रास हुआ है, यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो इसमें रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हुआ है तो इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? अब इससे इस टाइप के सवाल आएंगे। ये क्वेश्चन ही पूछा कि जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो जल का होता है फार्मूला H2O, तो 2:1 हो जाएगा। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकारक और तथा उपचायक की पहचान कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी के साथ जाइएगा। इसमें Cu उपचायक है और H2 क्या है? अपचायक है। अपचायक क्या है, उपचायक क्या है, डिटेल में आपको पढ़ाया गया है लेक्चर्स में। आप जरूर से जाके उसको, नहीं अब मुझे लगता है कि अगर कंटिन्यूस छात्र हैं मेरे आप, तो आपको ये सब डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा डाउट आ रहा है प्यारी जी, तो मैं बोलता हूँ आपके पास बहुत इनफ समय है, एक बार दोबारा से लेक्चर को देख लीजिए जल्दी जल्दी से, या तो अपने नोट्स को ही जल्दी से रिवीजन कर लीजिए कि कोई समक्ष में डाउट ना है आपके। ऐसे रिवीजन करते चलेंगे ना, थोड़ा थोड़ा भूलते चलिए, थोड़ा सा रिवीजन करते चलिए, खट्टे मीठे पढ़ते चलेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेस्ट होगी। चलिए सर, क्या मैं इस चैप्टर के आपके लिए मैक्सिमम क्वेश्चन करा पा रहा हूँ? क्या बच्चे संतुष्ट हैं इतने क्वेश्चन से? होना भी चाहिए बच्चे जी, क्योंकि इससे बेहतर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते हैं, इससे नीचे ही आएंगे। इसमें CBSE बोर्ड के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है, तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे तो बिल्कुल ना अपना खुश मत होना, क्योंकि आपके लिए तो इससे हल्के ही क्वेश्चन आएंगे। ये सब क्वेश्चन मैं पहले से करा दिया हूँ, तो मैं चाहता हूँ एक बार ज़रूर से इनको आप रिविज़न करें। लेकिन इसके नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, एक साथ आप लिख लेंगे तो आपको। अब चलिए, अब राइटिंग मेरा आ गया ना सर, दीदी का राइटिंग खत्म हो गया, तो समझे कि एक क्वेश्चन नए नए आ गए हैं। ओ सर क्या लिखते हो, कभी समझ में नहीं आता है। लिखने मैग्नीशियम फितक जलाने पर क्या होता है? डैजलिंग फ्लेम आता है। ये 2024 में पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं। कहते जेडेन और जेडेन कॉपर सल्फेट को रिएक्शन करने पर क्या हुआ? कौन सा ऊपर दी हुई रासायनिक विक्रिया किस प्रकार का है? तो देखो भाई, इसमें क्या है, जेडेन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है तो ये डबल इसे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन सब इस साल पूछा गया है, 2024 में, 2023 में। इधर के मैं क्वेश्चन, उधर के सारे क्वेश्चन क्या थे पहले के हैं।
क्या ये सब क्वेश्चन 2024 का देखकर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि बच्चे मेरे केमिस्ट्री में क्वेश्चन कर पाएंगे सिर्फ ही चैप्टर के? हाँ सर। तो सर चैप्टर नंबर 2 कब शुरू कर रहे हैं? बस ये क्वेश्चन हो गया, आज के सेशन ख़त्म हो रहे हैं, इसके बाद से वही सब होगा। इन सब क्वेश्चन को आप करते चलेंगे बच्चा जी। ये पूछ रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम और के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो मैंने आपको सिखाया था, देखिए हलीना करे रब से फरियाद, हलीना हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, ये ग्रुप ये पहले में आते हैं तो ये पहला हो जाएगा। हमारे लिए न करो रब से फरियाद, इसका ट्रिक भी सिखाया था। आर्गन भाई 18 होता है, कौन नहीं जानता है। और उसका पूछा क्या गया, एटॉमिक नंबर ही पूछा गया। जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो क्या होता है? तो कली चूना पर जल डालेंगे तो आप क्या होगा, सोचिए, बताइए। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ दिया हूँ ताकि बच्चे सारे क्वेश्चन उधर आपको मैं पढ़ा दिया हूँ। चलो सर, निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? सारे क्वेश्चन आपको खुद से करना है, आपको आंसर पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जितने क्वेश्चन हैं आपसे हो जाएंगे। जहाँ मुझे टफ लगेगा जरूर उसको मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक डालने पर क्या होता है? लोहा पर हाइड्रोक्लोरिक डालेंगे तो भाई क्या होगा, ये एफिसिएंट बनेगा और हाइड्रोजन गैस से बाहर निकलेगी और ये बन जाएगा रिएक्शन। तो क्या है बच्चा जी, देखो इससे इसका रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन में, तो ये भाई फेरस क्लोराइड बनेगा, तो फिर लवण बनेगा और जल तो नहीं बन रहा है। क्लोरीन गैस और क्लोरीन गैस नहीं है, इसमें कोई फेरिक लवण और जल नहीं। हाइड्रोजन गैस है। फेरस क्लोराइड ऑप्शन डी के साथ जाइएगा। चलिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? अरे बैलेंस कौन नहीं है? तो देखो बच्चे जी, ऑप्शन डी में दिया हूँ कि बैलेंस नहीं है। थोड़ा अपना भी ध्यान दे के देख लीजिएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। 2, 8, 10, 18, 19 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। मोमबत्ती के ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो 4 ज्वाला क्षेत्र, आपको 4 पढ़ाए गए थे। चलो, हिंट्स दे दिया हूँ। एंटी ऑक्सीडेशन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। प्रति उपचायक आप बोल सकते हो, एंटी उपचायक, हाँ अपचायक मत बोल देना, ये थोड़ा बचा के, अपचायक गलत हो जाएगा, प्रति उपचायक हो जाएगा। दहन की क्रिया के लिए कितने आवश्यक शर्त हैं? तो दहन के लिए आवश्यक 3 शर्त होना चाहिए। केरोसिन के जलने पर, ये सब क्वेश्चन देखो ना पेपर में पूछा गया है। कभी क्वेश्चन की संख्या देखना जो कितने पार कर दिए गए हैं। बहुत मेहनत किया गया है बच्चा जी इस सब क्वेश्चन को एक साथ लाने के लिए, कि बच्चे को जब जब अब दिल करे रिएक्शन, इस चैप्टर का रिवीजन जब करोगे ना, एक बार सब्जेक्टिव कर लेना पूरे चैप्टर का होल, फिर इसके MCQ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे इस चैप्टर के आपके, इतने ज़बरदस्त तैयारी हो जाएंगे। देखो कितने भयंकर सवाल है, मस्त सवाल है, लेकिन आपके लिए तो आसान हो गया ना, आपके लिए आसान है। इसमें मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ बच्चा जी, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लग रहा है। जहाँ टफ है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जमा होती है, एनोड पर ऑक्सीजन जमा होता है। तो ऑप्शन बी, आपसे पूछा गया था कि भाई कैथोड पर कौन था, कैथोड पर हाइड्रोजन आएगा, तो ऑप्शन बी के साथ जाइए। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बच्चा जी। मैं आपके साथ समय इसलिए नहीं गंवाना चाहता हूँ कि वही चीज़ें, वही क्वेश्चन को बदल बदल के पूछा गया है, थोड़ा नए नए करके, तो इसमें समय क्या देना। इन कलर पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है हल्का पीला, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, कलर वाले क्वेश्चन में थोड़ा बच्चे कोई फंस जाते हैं, तो मैं बताऊँ थोड़ा इनको आसान से अच्छे से याद रखना है। किस कहता कि किसी कोष के इलेक्ट्रॉन में अधिकतम की संख्या कितने हो सकती है? तो C/2 से 16 की परमाणु संख्या से देख लीजिएगा। परमाणु संख्या तो आप खुद से कर लीजिएगा, परमाणु संख्या बहुत करा दिएगा आपको। तो बच्चे जी मैंने आपके लिए 119 क्वेश्चन किया था चैप्टर से, और एक पे जरूर छोड़िएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि आप बहुत सारे पेपर देने वाले हो, तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो जरूर उसको इंक्लूड करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव सेशन के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे बच्चा जी। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और मैं वीडियो को बोलूँगा मेरे भाई होने के नाते, आप मेरे छोटे बच्चे, मेरे छोटे भाई, मेरे विद्यार्थी, मेरे छात्र, प्रिय बालक जी होने के नाते आप इसको जरूर रिवीजन कीजिएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कशन करूँ या ना करूँ, चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया गया, इसीलिए मैं थोड़ा कम समझा डिटेल में जाना, क्योंकि वीडियो को लंबा करना बच्चों के समय से थोड़ा खिलवाड़ होगा। हाँ, इस वीडियो कब करना है, पहले आप तीनों लेक्चर को रिवीजन करके आइए, फिर इसको देखिए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, और कभी समय निकाल के 2-3 घंटा में इस पूरे चैप्टर को होल रिवीजन जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।